नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका मेरे करंट बर्निंग इश्यूज में, जिसमें आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और हमारा टॉपिक है, क्या असम बंद कर पाएगा बहुविवाह की प्रथा को? बहुविवाह यानी कि पॉलीगैमी। पॉलीगैमी की जो प्रथा है, क्या असम उसके लिए बंद कर पाएगा? तो असम कहां से आ गया? पॉलीगैमी क्या कोई स्टेट बैन कर सकता है या ये सेंटर का ही मामला है? क्योंकि ये डायरेक्ट समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ लिंक करता है। तो क्या है पूरा प्रकरण, हम इसको जानेंगे। ठीक है, असम का मैप आप देख पा रहे हैं और ये आपको एक फोटो दिख रही होगी जिसमें लिखा है कि पॉलीगैमी डिस्ट्रॉयज द पीस, लव एंड द मर्सी इन मैरिज एंड द फैमिली। बहुविवाह की जो प्रथा है, जिसके तहत जो लव, हार्मनी और जो पीस है, जो सौहार्द है, जो एक फैमिली के अंदर, जो परिवार में एक बना होता है, वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिख रहा है। या आप ये कह सकते हैं कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन है, मतलब एक भेदभावपूर्ण प्रोविजन है जिसके तहत महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है। ठीक है, देखते हैं खबर क्या है। देखिए, खबर अगर मैं आपको दिखाऊं तो असम विल मूव टू बैन पॉलीगैमी। असम ने कहा कि हम पॉलीगैमी है जो उसको बैन करेंगे। फॉर्म एक्सपर्ट कमेटी टू एग्जामिन लीगैलिटी। जो इसकी कानूनी दावपेच है उसके लिए इन्होंने क्या है, एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज है आपकी जो न्यूज में अभी चल रही है। चलिए देखते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे बैच 5 से रिलेटेड देना चाहता हूं, क्योंकि 11 मई यानी कि कल से हमारा बैच 5 हिंदी माध्यम का बैच 5 है जो वो लॉन्च होने वाला है, जो कि लाइव फाउंडेशन बैच है। और उसमें आपको संपूर्ण यूपीएससी की तैयारी हिंदी माध्यम में करवाई जाएगी। और अगर मैं इसकी फीस की बात करता हूं तो फीस है 30,500। लेकिन अगर आप मेरा कोड ओम लाइव यूज करेंगे तो ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करते ही आपकी फीस है जो 18,999 हो जाएगी। शाम के 6 बजे डेली बेसिस पर ये 2.5 घंटे की कक्षा होती है, जिसमें आपकी जो तैयारी है उसको संपूर्ण रूप से विकसित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरें देख लीजिए। जैसा मैंने अभी कहा आपको कि असम सरकार द्वारा बहुविवाह प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की पहल शुरू हो गई है। और बहुविवाह की जो वैधता की जो जांच है उसके लिए एक क्या है, एक्सपर्ट कमेटी यानी कि विशेषज्ञ समिति है जो उसका गठन किया है, जो कि 6 महीने में अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश करेगी। ठीक है, देखिए पूरा प्रकरण हम पहले समझ लेते हैं, क्या है मामला, क्या इसके कानूनी दावपेच है, वो सारी चीजें हम समझ लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं आपके बहुविवाह की। ठीक है, बहुविवाह यानी कि पॉलीगैमी। पहले मैं शब्द की ही चर्चा कर लेता हूं, पॉलीगैमी। देखिए, एक होता है पॉलीगैमी, एक होता है पॉलीएंड्री। ठीक है, वो भी लिख लेते हैं, पॉलीएंड्री। ठीक है, इसका मतलब है बहुविवाह और इसका मतलब है बहुपतित्व। ठीक है, मतलब पॉलीगैमी का मतलब हुआ कि कोई एक पुरुष जिसकी कई सारी शादियां हुई हो, मतलब उसकी कई सारी वाइफ हो, मतलब एक से ज्यादा वाइफ हो। ठीक, और पॉलीएंड्री कोई ऐसी महिला जिसके एक से ज्यादा पति हो। ठीक है, एक से ज्यादा पति हो, तो ये पॉलीएंड्री कहलाता है। तो ये तो हर जगह बैन है। ठीक, लेकिन पॉलीगैमी की जब हम बात करते हैं तो वो हमारे जो आपका बाकी सारे धर्मों में, सभी धर्मों में जो है ये पॉलीगैमी है जो वो बैन है, सिवाय आपके मुस्लिम धर्म के। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर जो इनका शरीयत कानून है, वो शरीयत कानून 4 विवाह करने की अनुमति देता है। ठीक है, 4 विवाह करने की अनुमति देता है। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी और डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ बताता हूं। देखिए, अब इसके 2 पक्ष हैं जो वो आते हैं, एक वो कि ये सही है और एक वो जो इसके अगेंस्ट बोलते हैं। ठीक है, वो ठीक है, तो जो इसके अगेंस्ट हैं, जो इसके अगेंस्ट बात करते हैं, वो क्या कहते हैं कि ये कैसे गलत है। ये ऐसे गलत बोलते हैं कि देखो, सबसे पहली चीज तो है वो ये कहते हैं कि ये महिला के जो अधिकार है उनका वायलेशन है। ठीक है, महिला के अधिकारों का वायलेशन कैसे, कि अगर कोई महिला है जिसके पति की कई सारी पत्नियां हैं और उसने कई सारी शादी कर रखी है, तो उससे क्या है कि वो समानता का अधिकार है जो वो उनका छिन जाता है।
ठीक है, और उसको जो उसके बेसिक राइट्स हैं वो प्रॉपर बराबरी से नहीं मिल पाते। तो एक तो ये समस्या। उसके अलावा कानून के हिसाब से भी अगर मैं देखता हूं, कानून के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो देखिए आर्टिकल 13 है जो हमारा, जो तर्क देते हैं वो लोग जो इसके अगेंस्ट में है, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि आपका जो आर्टिकल 13 है वो क्या कह रहा है कि ऐसा कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकारों का हनन करता है, वो अगर मूल अधिकारों का हनन कर रहा है तो आर्टिकल 13 के तहत उसको खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, खारिज, ठीक है, उसको खारिज कर दिया जाता है। वहीं आर्टिकल 14 है जो, अनुच्छेद 14 है जो, वो क्या कहता है? अनुच्छेद 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कानून की नजर में सब बराबर है, यानी समानता की बात करता है। ठीक है, समानता की बात, ये समानता की बात कर रहा है। ठीक, तो यहां पर भी कैसे असमानता हो रही है? क्योंकि भारतीय अगर नागरिकता के हिसाब से देखें तो हिंदू महिला और मुस्लिम महिला, इन दोनों से के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों ही भारतीय नागरिक हैं और दोनों को ही समान अधिकार है। लेकिन यहां पर मुस्लिम महिला है जो, जिसके पति ने एक से ज्यादा शादियां कर रखी हैं, उसके अधिकार छिन रहे हैं, तो यहां पर समानता वाली बात खड़ी हो जाती है। तीसरा आर्टिकल 15, जिसके तहत आप कह सकते हैं कोई भी जो आपका रिलीजन है, ठीक है, रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, मतलब किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, धर्म के आधार पर, ठीक है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। ठीक, ये चीज धर्म के आधार पर, तो ये आर्टिकल 13, 14 और 15 है जो, ये एक तर्क सामने लेकर के आता है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि एक जो चौथा तर्क है वो आप ये कह सकते हैं कि आपके जो महिला है, ठीक है, महिला है जो, उसकी गरिमा और जो उसका सशक्तिकरण है उसके लिए भी ये नुकसानदायक है। ठीक है, महिला की डिग्निटी और एम्पावरमेंट यानी कि महिला की जो गरिमा है और आपका सशक्तिकरण है उसका, जो उसके अगेंस्ट है। ठीक है, गरिमा और सशक्तिकरण के अगेंस्ट है। तो ये कुछ तर्क हैं इनके। अब कुछ तर्क हम जान लेते हैं जो लोग इसको फेवर करते हैं। ठीक है, फेवर, वो क्या कहते हैं? देखिए, फेवर की जब हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि भाई 13, 14, 15 की बात कर रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक अनुच्छेद 25 भी तो है, जो अनुच्छेद 25 है जो, वो ये अधिकार देता है कि भाई भारत का कोई भी नागरिक है जो, वो अपने धर्म को फॉलो कर सकता है, अपने धर्म को फॉलो कर सकता है। ठीक है, और मुस्लिम लॉज में पॉलीगैमी यानी बहुविवाह है जो, बहुविवाह ये उनके धर्म का पार्ट है। ठीक है, ये जो पॉलीगैमी है जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो उसके धर्म का पार्ट है। ठीक है, तो क्योंकि आर्टिकल 25 ये अलाउ कर रहा है कि अपने धर्म को आप फॉलो कर सकते हो, तो फिर यहां पर गलत कहां है? ठीक है, बिल्कुल सही तर्क है इस मामले में। लेकिन वहीं जब आप ये जब चीजें आगे बढ़ती हैं तो एक चीज है कि भाई अगर ये मतलब इसको किस तरह से टेस्ट किया जाए कि सही है कि गलत है, तो एक चीज आपने सुनी होगी जो आपने पहले हिजाब वाले मामले में भी सुना होगा, इसेंशियलिटी टेस्ट। जुडिशरी क्या करता है? इसेंशियलिटी टेस्ट करता है, इसेंशियलिटी टेस्ट। ठीक है, इसेंशियलिटी टेस्ट का मतलब हुआ आपका आवश्यक अभ्यास का सिद्धांत। ठीक है, आवश्यक अभ्यास। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत इसेंशियलिटी टेस्ट है जो, उसके तहत क्या होगा कि ये चेक किया जाएगा कि क्या सच में ये इसका एक इंटीग्रेटेड पार्ट है ना, ये पॉलीगैमी है, क्या ये सच में उस धर्म का इंटीग्रेटेड पार्ट है? तो उसके दो चीजें निकल के आएंगी, या तो हाँ या तो ना। तो अगर इन केस निकल के आता है यस, ठीक है, मान लीजिए यस निकल के आता है, सही है, तो उस केस में कोई गलत नहीं है, ये अधिकार इनको होना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि संविधान के हिसाब से है। ठीक है, तो ये चीज है, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, ये अधिकार है जो मिलना चाहिए। लेकिन अगर ये नो निकल के आता है कि नहीं ये इसका इंटीग्रेटेड पार्ट नहीं है, ठीक है, एसेंशियलिटी टेस्ट में क्या ये इसका इसेंशियल हिस्सा है, आवश्यक
हिस्सा है पॉलीगैमी इस धर्म का, तो अगर ये नहीं निकल के आता है तो फिर उसको क्या है कि खारिज कर दिया जाएगा, मतलब कि नल एंड वॉइड किया जा सकता है। ठीक, तो ये पूरा मामला है। वहीं से एक चीज जो जुड़ करके आती है वो है यहां की, अगर आप चीजें देखेंगे कि भाई ये अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो फिर सॉल्यूशन क्या है इसका, तो सॉल्यूशन है इसका यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। ठीक है, तो ये कहां पर दिया हुआ है, ये आर्टिकल 44 है ना, जो कि डीपीएसपीस का पार्ट है। मतलब आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 जो कि आपके डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में देने का मतलब है कि ये एक वेलफेयर स्टेट, यानी कि एक किस तरह का हमारा स्टेट होना चाहिए, हमारा देश किस तरह का होना चाहिए, उसके लिए डीपीएसपी में सारे प्रावधान दिए गए हैं। और वहां पर दिया गया आर्टिकल 14 में यूसीसी यानी कि सामान्य नागरिक संहिता, जो कि ये कहता है कि सभी भारत को समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करना है। ठीक है, यूसीसी लाने के लिए प्रयास करना है। ठीक है, तो वो चीज इसमें दी गई है। तो ये इसका सॉल्यूशन की तरह देखा जा रहा है। तो अभी जो असम सरकार ने कहा है वो उन्होंने कहा है कि भाई देखो यूसीसी तो हम नहीं ला रहे हैं, लेकिन हम यूसीसी अभी नहीं ला रहे हैं अपने स्टेट में, क्योंकि असम है तो अपने स्टेट की ही बात करेगा। ठीक है, लेकिन जो उसका एक पार्ट है पॉलीगैमी वाला, बहुविवाह वाला जो पार्ट है, उसको खत्म करने की बात यहां पर कही गई है। ठीक है, कि असम उसको खत्म कर देगा। ठीक है, चलो अब हम पूरा मामला देख लेते हैं कि क्या है पूरा मामला। देख लीजिए क्या है मामला। बाल विवाह पर कार्रवाई के दौरान बहुविवाह प्रथा का प्रचलन भी ज्यादा देखा गया, क्योंकि यहां पर बाल विवाह की जो कार्रवाई हुई उसमें यह चीज पाई गई कि भाई वहां पर क्या है कि बहुविवाह प्रथा बहुत ज्यादा देखने को मिली, जिसकी वजह से सरकार जो है वो अध्ययन करेगी कि क्या राज्य के लिए बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना संभव है। ठीक है, उसके बाद कानूनी पहलुओं का जो है वो भी पता लगाएगी, ये जो आपकी कमेटी बनाई गई है वो पता लगाएगी, और फिर पता लगाने के बाद 6 महीने में अपनी जो है वो रिपोर्ट सौंपेगी, जैसा कि अभी हम बात कर चुके हैं इस मामले में। अब अगर मैं इसके कार्य की बात करूं तो देखिए कानूनी पहलू के अलावा इसका जो धार्मिक और व्यक्तिगत पहलू है उस पर भी समिति है जो वो विचार करेगी और उस पर अपनी पूरी जो है वो रिपोर्ट है जो वो सौंपेगी। ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल 25 है जो उस पर भी विचार करना यहां पर जरूरी है। ठीक है, तो देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ जो कि शरीयत एक्ट है आपका 1937 वाला, और संविधान का अनुच्छेद 25 है जो, और आपका राज्य के नीति निर्देश, 3 चीजें हैं। आपका यूसीसी वाला पार्ट जो कि आर्टिकल 44 में दिया है, आर्टिकल 25 वाला पार्ट, और मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट वाला पार्ट। ठीक है, इनका पूरा विश्लेषण होना चाहिए और उसके बाद ही है जो वो कोई भी चीज है जो वो होनी चाहिए, उसके आगे का जो भी स्टेप है वो उसके बाद ही लिया जा सकता है। तो सभी हितधारक और समूह समिति में होंगे इसमें शामिल। आगे बढ़ते हैं और बहुविवाह प्रथा के बारे में समझते हैं। बहुविवाह प्रथा का मतलब मैंने आपको बताया कि अगर एक पुरुष या महिला एक ही समय में एक से अधिक पत्नियां या पति रखे, ठीक है, तो वो आपका बहुविवाह के अंतर्गत आएगा। लेकिन अभी यहां पर क्या है, पुरुषों वाला मामला है जो कि पॉलीगैमी के तहत आता है, क्योंकि ये जो महिला वाला है वो मुस्लिम्स में भी खारिज है। ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से पॉलीएंड्री है जो महिला वाला मामला है वो गलत माना गया है, लेकिन पुरुषों वाला है जो उसको वैधता मिली हुई है। ठीक, तो 1900 और हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से देखें तो 1955 वाला जो हिंदू विवाह अधिनियम है उसमें हिंदुओं में बहुविवाह की जो प्रथा है उसको अवैध कहा गया है, और अधिनियम की धारा 5, 11 और 17 के तहत 2 विवाह हो या बहुविवाह हो तो उसको क्या है कि दंडनीय और खारिज कर दिया जाता है, मतलब एक से अधिक विवाह गलत माना गया है। ठीक है, तो आईपीसी 1860 के अनुसार जो धारा 494 है उसके तहत जो बहुविवाह है वो एक गैर कानूनी है, मतलब एक अपराध की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक, और अगर आप इस्लाम में बहुविवाह प्रथा की बात करें तो इस्लामिक कानून में बहुविवाह की प्रथा है जो वो कानूनी रूप से वैध मानी गई है, और इसके तहत क्या है कि 4 पत्नियां रखने की अनुमति दी गई है। ठीक है, 4 पत्नियां रखने की अनुमति दी गई है। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा मामला है जो वो समझ आ चुका होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो मैं इसमें ओम द्विवेदी 007 मेरा टेलीग्राम का चैनल है, इस पर मैं शेयर कर दूंगा, प्लीज वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।